कभी एक ऐसे बिजनेस के बारे में सोचा है जिसमें आपकी जगह जन्म से ही तय हो और जिसके नियम कानून सदियों पुराने हों? आज हम भारत के इसी अनोखे बिजनेस मॉडल यानी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की परतों को खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसमें शामिल होने के लिए किसी डिग्री या इंटरव्यू की जरूरत नहीं, बस उस परिवार में जन्म लेना ही काफी है। सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है ना? लेकिन यही संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की सबसे खास पहचान है। तो असल में ये है क्या? देखिए, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, जिसे शॉर्ट में HUF बिजनेस भी कहते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एक ही हिंदू अविभाजित परिवार के लोग मिलकर चलाते हैं। और इससे कोई आज का कंपनी कानून नहीं, बल्कि हिंदू लॉ कंट्रोल करता है। और इसे शुरू करना हैरान करने वाली बात है कि ये बहुत आसान है। बस परिवार में कम से कम 2 लोग होने चाहिए और उनके पास कोई पैतृक संपत्ति यानी पूर्वजों की जायदाद होनी चाहिए। और सबसे दिलचस्प बात, इसके लिए किसी भी तरह के सरकारी रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं होती। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये बिजनेस असल में चलता कैसे है, इसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है और इसकी खास बातें क्या-क्या हैं। इस पूरे बिजनेस के सेंटर में एक ही शक्ति होती है और वो है कर्ता। परंपरा के हिसाब से कर्ता परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य होता है और बिजनेस की पूरी कमान उसी के हाथ में होती है। कर्ता की पावर को हम कम नहीं आंक सकते। बिजनेस का पूरा कंट्रोल उसी के पास होता है। हर छोटा बड़ा फैसला वही लेता है। हाँ, परिवार के बाकी सदस्य सलाह दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा कर्ता का ही होता है और उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब इतनी सारी पावर सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा और बहुत पर्सनल रिस्क जुड़ा होता है। और वो रिस्क है असीमित उत्तरदायित्व यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर बिजनेस पर कोई कर्ज होता है तो उसे चुकाने की पूरी जिम्मेदारी अकेले कर्ता की है। बात यहां तक जाती है कि अगर बिजनेस की संपत्ति कर्ज चुकाने के लिए कम पड़ जाए तो कर्ता को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी उसे चुकाना पड़ेगा। लेकिन देखिए, जहां कर्ता पर इतना बड़ा बोझ है, वहीं बाकी सदस्यों के लिए कहानी बिल्कुल अलग है। उनका उत्तरदायित्व सीमित होता है, मतलब उनका रिस्क बहुत कम है। साथ ही ये बिजनेस बहुत स्टेबल होते हैं। किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए या कोई काम करने लायक न रहे तो भी बिजनेस बंद नहीं होता। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अच्छा, अब मामला थोड़ा और गहरा होता है। हिंदू कानून के अंदर भी सदस्यता के अधिकारों को लेकर 2 अलग-अलग विचारधाराएं हैं, 2 अलग-अलग सिस्टम हैं। यहाँ 2 अलग-अलग सिस्टम काम करते हैं। एक है दाया भाग प्रणाली, जो पश्चिम बंगाल में चलती है। इसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों को बराबर सदस्यता का हक मिलता है। वहीं दूसरी तरफ है मिताक्षरा प्रणाली, जो बाकी पूरे भारत में लागू है। इसमें पारंपरिक रूप से सिर्फ पुरुषों को ही बिजनेस में पूरी सदस्यता मिलती है। चलिए अब इस पारंपरिक बिजनेस मॉडल के दोनों पहलुओं को देखते हैं। इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट्स की। आखिर ये मॉडल सदियों तक इतना कामयाब क्यों रहा? सबसे बड़ा फायदा है स्पीड। जब सारी ताकत एक ही व्यक्ति यानी कर्ता के पास है तो फैसले लेने में देर नहीं लगती। लंबी चौड़ी मीटिंग्स की जरूरत ही नहीं। इसके अलावा बिजनेस का लगातार चलते रहना और बाकी सदस्यों का लिमिटेड रिस्क इसे काफी मजबूत बनाता है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब जरा इस मॉडल की कमजोरियों पर भी एक नजर डालते हैं। इसकी सबसे बड़ी चुनौती है लिमिटेड रिसोर्स। क्योंकि पैसा सिर्फ पैतृक संपत्ति पर निर्भर है तो बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर ले जाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बड़ी कमी है मैनेजमेंट स्किल्स की। भाई, जरूरी तो नहीं कि परिवार का सबसे बुजुर्ग सदस्य ही सबसे अच्छा मैनेजर भी हो। और आखिर में कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी उसे बड़े रिस्क लेने से रोक सकती है, जो बिजनेस की ग्रोथ के लिए अक्सर जरूरी होते हैं। तो इन सभी बातों को समझने के बाद सवाल यह उठता है कि आज के इस मॉडर्न दौर में इस बिजनेस मॉडल का कोई भविष्य है? इसकी आज की स्थिति पर सबसे बड़ा असर सामाजिक बदलाव का पड़ रहा है। जैसे जैसे देश में जॉइंट फैमिली का कल्चर कम हो रहा है, इस बिजनेस मॉडल की नींव भी कमजोर पड़ती जा रही है। और यही वजह है कि ये पारंपरिक ढांचा अब धीरे धीरे कम नजर आता है।